हम चाहते हैं सर केवल हम 5 न्यूटन का इफर्ट दें और 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट उठ जाए। तो इस बार बेटा इफर्ट हमें कितना चाहिए जरा सोचो। अगर मैं डंबल उठा रहा हूं, ऐसे डंबल उठा रहा हूं, तो देखो ये जो क्या है, ये हमारा क्या है, तो किसी भी आइडियल मशीन के केस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में बराबर होते हैं। लेकिन किसी भी रियल मशीन में क्या होता है, हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, ट्रिपल एस आरबी। क्या हाल चाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है इस वन शॉट सीरीज में, जिसमें हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मशीन्स, ये वाला चैप्टर आज मैं कवर करने वाला हूं। एक ऐसा वीडियो आपको मैं देने वाला हूं जिसमें आप बहुत कम समय में अपने पूरे के पूरे चैप्टर को, वो भी इन डिटेल, रिवाइज कर पाएंगे। हर एक टॉपिक में यहां पर समझाने वाला हूं, एक भी चीज बेटा मैं यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं, है ना। आपको बस ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को अटेंड करना है, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना है और इस लेक्चर के नोट्स को लेकर उसको बार बार रिवाइज करना है। अब बात आई सर नोट्स कहां से मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है फिजिक्स वाला ऐप के ऊपर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको सीधे सीधे नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस कोड को स्कैन करके आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे, है ना, तो एक आपको ग्रुप मिल जाएगा, एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिस पर ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बच्चे ज्वाइंड हैं, जिसका नाम है फिजिक्स बाई _शैलेंद्र_ सर। सेम टू सेम बेटा ऐसे ही लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम का जो ओरिजिनल वाला हमारा चैनल है वो मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने, बहुत से लोगों ने फेक चैनल्स भी बना रखे हैं, है ना, मेरे नाम के। इसलिए आप ओरिजिनल वाले चैनल पर ज्वाइन हुई और वहां पर भी बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं सर आज के सेशन में क्या होगा। आज हम लोग मशीन्स के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझेंगे, लीवर के बारे में समझेंगे, पुलीज के बारे में समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली जो होता है वो भी हम लोग समझेंगे। यानी कि एक इन डिटेल ताबड़तोड़ सेशन होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद मशीन। सर मशीन क्या होता है। 3 इडियट मूवी में भी देखो आमिर खान साहब ने क्या बताया था, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करे उसी को मशीन कहा जाता है ना। तो उन्होंने कहा था चेन की जिप से लेकर के कोई भी निब, पेन की निब जो होती है वो सब क्या है, मशीन है। तो यहां पर भी कुछ वैसी ही बात कही गई है कि सर मशीन वो चीज है, वो ऑब्जेक्ट है, डिवाइस है या सिस्टम है दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी एनर्जी का ट्रांसफर करता है ये एक जगह से दूसरी जगह तक। ऑल्सो अलाउज द वर्क टू बी डन दैट कुड नॉट अदरवाइज बी डन और कुड नॉट बी डन एज इजिली। यानी किसी भी काम को आसान करने की कोशिश करता है, जो काम शायद हम नॉर्मली अपने इन्हीं हाथों से ना कर पाते उसको हम मशीन का यूज करके कर पाते हैं। जैसे अगर कोई बोले कार को उठा दो, तो नॉर्मल इंसान कार को नहीं उठा सकता यार, है ना। कोई बहुत बॉडी बिल्डर होगा तो हो सकता है लोग उठा दे, वो एक अलग मैटर है, बट नॉर्मल इंसान एक कार को ऐसे नहीं उठा सकता। तो उसके लिए मशीन्स का यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक लगा लेते हैं, उसके थ्रू वो जो कार है वो उड़ जाती है, छोटा छोटा बच्चा भी उसको उठा सकता है ना। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है। क्रोबार हो गया, आप देखो इसका यूज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, आपने उसको नीचे से फंसाया, उधर से आप दबाओगे ये ऑब्जेक्ट अपने आप उड़ जाएगा। तो यही काम बेटा मशीन्स का होता है। जैसे रिमूविंग नेल फ्रॉम द क्लॉ हैमर, अभी क्लॉ हैमर का यूज किया, इसके थ्रू इस नेल को बाहर निकाल दिया। नॉर्मली आप ऐसे खींचते रहो, ये पेंच निकलने वाला नहीं है, आपको भी पता है ना। द लीवर यूज टू लिफ्ट अ रॉक, कोई भी पत्थर बहुत भारी सा था उसको उठाना था, उसके लिए इस तरीके से हम कोई भी एक रॉड को यूज कर सकते हैं। बीच में कोई भी एक ईंटा लगा दो, इसको फलक्रम बोल देंगे, इधर से आप एफर्ट डालोगे ये अपने आप उठ जाएगा। यहां पर देखो पुली का यूज करके कोई भी भारी से ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा सकते हैं यूजिंग दिस पुली। आज हम लोग इन चीजों को पढ़ने और समझने भी वाले हैं, वो भी इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं अपने आज के सेशन में। अब बात आई सर मशीन्स के बारे में, देखो क्या है। तो देखो लिखा हुआ है, कह रहा मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स
or load at some point by applying a small effort at convenient point। यानी एक बड़े से एफर्ट को, है ना, सॉरी, एक बड़े से लोड को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट, है ना, छोटा सा एफर्ट लगाकर किसी डिजायर्ड पॉइंट पर, किसी कन्वीनियंट डायरेक्शन में जब हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो हम किसी बड़े से लोड को उठा सकते हैं। यह काम होता है किसी भी मशीन का। मैं आपको बताऊं, कोई भी एक जो मशीन होती है वो या तो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज होती है या तो वो स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज होती है, लेकिन दोनों तरीके से सेम टाइम पर यूज नहीं हो सकती। एक ही समय पर या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगी या तो वो स्पीड मल्टीप्लायर होगी, बट साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ बेटा नहीं हो सकता है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। फोर्स मल्टीप्लायर का सर मतलब क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि कम एफर्ट लगाकर अगर हम हैवी लोड उठा पा रहे हैं, यानी थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा एफर्ट दे करके अगर लोड बहुत ज्यादा आप लिफ्ट कर पा रहे हो तो दैट इज नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो कोई भी कार को हम उठा रहे हैं, बहुत सारी मिट्टी को अगर हम लोग इस तरीके से उठा रहे हैं, तो ये जो एग्जांपल है दैट इज फॉर फोर्स मल्टीप्लायर, कि हमने 100 न्यूटन का फोर्स दिया लेकिन जो अप्लाई हुआ वो 10,000 न्यूटन का फोर्स हो गया, है ना, 100 गुना वो मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। फिर अगला इसका यूज क्या था बेटा? टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट एज टू द कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे किसी भी साइकिल में देखो क्या होता है, हम लोग जो एफर्ट मारते हैं वो इस पैडल पर, इस पैडल को घुमाने में एफर्ट मारते हैं। ओरिजिनली में हमें घुमाना क्या था? पीछे वाले पहिए को। अगर पीछे वाला पहिया हम घुमा पाते, है ना, तो हम इजीली साइकिल को चला सकते हैं, लेकिन हम पीछे तो बैठते नहीं, हम लोग तो बीच में बैठते हैं। इसलिए हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये जो पैडल है इसको बीच में लगाया और इस तरह का चेन सिस्टम यहां पर लगा दिया, और उस चेन सिस्टम ने क्या किया है? पीछे वाले उस पहिए को घुमाने का काम किया है। तो हम अपनी कन्वीनियंट हिसाब से जहां पर एफर्ट लगाना चाहते हैं उस जगह पर हम एफर्ट लगाते हैं। यह भी इसका एक यूज है। अगला है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, है ना, पोजीशन ऑफ एफर्ट भी हमने चेंज किया। अब हम डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी भी बाल्टी में पानी भरा है, उसको हम कुएं से निकालना चाहते हैं, तो भैया अगर सीधे सीधे बाल्टी को ऐसे उठाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो बहुत कठिन काम हो जाता है। पहली बात, बाल्टी बहुत नीचे जाएगी तो ऑब्वियस है उतने बड़े हाथ तो है नहीं कि अब नीचे से ऐसे उठा ले, है ना। दूसरी बात ये, अगर मान लो हम नीचे से ऐसे, मेरा हाथ मान लो पहुंच भी जाए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उठाने की कोशिश करूंगा तो हमारा जो वेट है वो हमारे एफर्ट का अपोज करेगा। अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आप सोचो, आपने एफर्ट इस डायरेक्शन में दिया है लेकिन आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा होता है। तो आपका जो वेट है वो आपके एफर्ट का अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम ये चाहते थे कुछ ऐसा हो जाए कि हम रस्सी इधर पुली से पास कराएं और अब हम नीचे की तरफ खींचे। इसका मतलब हमने जो एफर्ट दिया है वो भी नीचे की तरफ है और जो हमारा वेट है वो भी नीचे की तरफ होता है। तो ये जो वेट हमारा है वो एफर्ट का सपोर्ट करेगा। तो हमारे लिए ये काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर हम पुली का यूज कर लेंगे तो। फिर इसके बाद अगली चीज बेटा क्या है? ये है स्पीड मल्टीप्लायर, है ना, कह रहे फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड या फिर स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ऐसे में देखो कैंची है। अब कैंची का काम क्या है? कपड़े को काटना, है ना। जब हम लोग जो एफर्ट हम लोग दे रहे हैं उसमें केवल हम लोग हाथ को ऐसे 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 दबा रहे हैं, भाई ऐसे 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 हम लोग हाथ को दबा रहे हैं, लेकिन हम जो एफर्ट दे रहे हैं वो कम हो रहा है और जो काट रही है कैंची वो ज्यादा काट रही है ना। तो जो वर्क हो रहा है वो ज्यादा है और जो एफर्ट हम दे रहे हैं वो कम है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ द एफर्ट, यानी एफर्ट का जो मूवमेंट हम कर रहे हैं वो कम है और जो लोड पर जो मूवमेंट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। इसको हम लोग स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में जानते हैं। फिर इसके बाद बात आ गई, कुछ छोटे छोटे टर्म्स यहां पर है, एक एक करके आ जाओ, मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। सबसे पहला टर्म यहां पर होता है लोड। लोड का मतलब है कोई भी रेजिस्टिव या फिर अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन। जो चीज हम उठाना चाहते हैं उसके वेट को ही लोड कहा जाता है ना। जो काम हम करना चाहते हैं दैट इज फॉर लोड, है ना। फिर बात आई सर एफर्ट क्या है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। जो आपने फोर्स लगाया है अपनी तरफ से दैट इज नोन एज एफर्ट। फिर बात आई मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, और इसको याद करने के लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिपल एस भी सिखाया था। ट्रिपल एस का मतलब होता है शैलेंद्र सर स्पेशल्स, है ना। तो एक ट्रिपल एस मैंने बच्चों को बैच में दिया था, आप लोगों को भी मैं बताता हूं। वो ट्रिपल एस यहां पर था, वो ट्रिपल एस यहां पर था मेल, है ना। वो ट्रिपल एस यहां पर क्या था? मेल। मेल का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट।
मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड अपॉन एफर्ट के बराबर होता है। तो अगर आपने एक वर्ड मेल याद कर लिया तो ये आपको मैकेनिकल एडवांटेज सीधे सीधे याद हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म होता है। अब देखो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ग्रेटर देन 1 है बेटा, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1, समझना, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। अगर ये लेस देन 1 है तो ये आपका स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा। और अगर ये इक्वल टू 1 है तो इट विल बी यूज्ड इन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन तीनों कंडीशन में इसका जो यूज है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। कभी वो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर होगा, कभी फोर्स मल्टीप्लायर होगा और कभी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के रूप में यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। इसके बाद एक अगला डेफिनेशन आता है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड। इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिपल एस मैंने बच्चों को बताया था, और वो ट्रिपल एस था, देखो, पहला था मेल तो दूसरा है वी रेल। इसको मैंने बच्चों को कुछ ऐसे याद दिलाया था। एक्चुअली एक मूवी आई थी ना, वो जो अल्फा मेल वाली है, रणबीर कपूर वाली, है ना, जिसमें वो बड़ा अल्फा मेल की तरह बिहेव करता है भैया, है ना। तो वहां पर सबसे पहला मैंने ट्रिपल एस बना दिया मेल। ठीक है, फिर लड़कियों ने कहा सर ऐसा थोड़ी है, ऐसा अगर खाली आप अल्फा मेल बनेंगे तो हम भी आप रेल देंगे, हैं। भोजपुरी में गाना है ना, समझावता नहीं प्यार से समझ जाइए नहीं तो रेल दिया जाएगा, है। तो कन्याओं ने यही वाला गाना गा दिया। उन्होंने कहा कि भैया सर समझ जाओ नहीं तो रेल दिया जाएगा। तो हमने दूसरा वाला बना दिया वी रेल। कन्याओं ने कहा वी, हम सब मिलके रेल देंगे सर, है, तो वी रेल, ये एक ट्रिपल एस बन गया। अब वी आर का मतलब बेटा क्या है, वेलोसिटी रेशियो, और ई और एल का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड। ऑब्वियस है बेटा, ये वेलोसिटीज का रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी ऑफ लोड को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल आउट होगा, तो इसी को लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रेशियो भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगला एक डेफिनेशन आता है, सर वर्क इनपुट क्या है। तो यहां पर वर्क इनपुट का बेटा सीधा सा मतलब है वर्क डन बाय एफर्ट। वर्क आउटपुट का मतलब होता है वर्क डन ऑन द लोड। आउटपुट क्या है, जो लोड पर हुआ, है ना। इनपुट क्या है, जो हमने किया एफर्ट के ऊपर, है ना। सो दैट इज वर्क डन। इफिशियंसी का मतलब है इन्हीं दोनों चीजों का रेशियो, यानी वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। इफिशियंसी तो पूरे फिजिक्स में कहीं भी आए उसका मतलब बेटा यही होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगी, केवल ऐसे कर दोगे तो ये इफिशियंसी एक में से निकाली जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो इफिशियंसी के बारे में ही एक बात और कर रहे हैं कि भैया वर्क आउटपुट का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन लोड। वर्क इनपुट का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द एफर्ट। अब सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा वर्क डन ऑन लोड का मतलब क्या है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वर्क डन बाय एफर्ट का मतलब क्या है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब हम सबको पता है कि सर लोड अपॉन एफर्ट को मैकेनिकल एडवांटेज लिखा जा सकता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है अगर मैं इसको नीचे भेज दूं तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जिसको वेलोसिटी रेशियो लिखा जा सकता है। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि सर ये जो इफिशियंसी है वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है, ध्यान से बेटा एक एक स्टेप को समझिएगा। ये एक वन शॉट लेक्चर है, मैं इसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका, कम से कम टाइम में सारी चीजों को कवर करना चाहता हूं, अलोंग विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो, है ना, वो भी पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में आए हों, ताकि आपको टॉपिक का पूरा फील आ जाए। किसी भी चीज में दिक्कत हो वीडियो पीछे ले जाइए, एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए, जो मैंने यहां लिखा है उसको अपनी कॉपी पर लिखिए, थोड़ा खुद भी दिमाग चलाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखा है और क्यों लिखा है। अब इसके बाद यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मशीन की बात करें। किसी भी मशीन का प्रिंसिपल सिंपल सा होता है कि जो हमने इनपुट एनर्जी दिया है हमें उतना ही आउटपुट एनर्जी भी मिल जाए। इनपुट हमने किस पर दिया होगा बेटा, एफर्ट पर, और आउटपुट हमें कहां चाहिए, लोड के ऊपर। तो अगर इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी दोनों बराबर हो जाए तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ मशीन कहा जाता है। कोई भी अगर आइडियल मशीन है तो उसकी इफिशियंसी 100% होती है, और अगर वो रियल मशीन है तो इफिशियंसी हमेशा 100% से बेटा कम हो
जाती है। तो एक यहां पर फॉर्मूला हमारे पास और आया कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि इफिशियंसी जो हमारा था दैट वाज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब यहां देखो वही बात बताया गया कि अगर कोई भी आइडियल मशीन है तो इफिशियंसी 1 के बराबर होगा। ऐसे में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी रियल मशीन की बात करूंगा तो उसकी इफिशियंसी लेस देन 1 होगी। जब यहां पर जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगा तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज से बड़ा हो जाएगा। तो देखो लिखा है मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज। ये चीज तब लागू होती है जब हम लोग रियल मशीन की बात करते हैं, और वेलोसिटी रेशियो जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं किसकी? आइडियल मशीन की। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो हो जाए। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो ये बेटा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आइडियल हो चाहे रियल मशीन हो, दिस कंडीशन इज नेवर एवर पॉसिबल कि मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा हो जाए और वेलोसिटी रेशियो जो है वो छोटा हो जाए। ये संभव नहीं है। अब आगे बात करते हैं लीवर्स का। लीवर जो होते हैं बेटा वो एक तरीके का रॉड है, एक तरीके की मशीन है जिसका काम है किसी भी लोड को उठाने का। लीवर में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, एक होता है फलक्रम, एक होता है लोड और एक होता है इफर्ट। फलक्रम है, लोड है और इफर्ट है। ये जैसे मान लो ये कोई भी रॉड है ना, एक तरफ से अपन लोग इफर्ट देंगे, दूसरी तरफ से हमें लोड उठाना होगा। तो इधर की तरफ समझ लो हमने लोड रख दिया है और इधर की तरफ से हम लोग इफर्ट दे रहे हैं। इनपुट का मतलब ही होता है ना इफर्ट, राइट? तो इधर से इफर्ट दिया, इधर से लोड उठाना है और बीच में यहां पर हमने इस वाली रॉड को फिक्स किया है। तो इस वाले जिस पॉइंट पर आपने फिक्स कर रखा है इसी पॉइंट को फलक्रम के नाम से जाना जाता है। बाकी लोड और इफर्ट तो आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी जो लीवर होता है बेटा वो 3 क्लास का हो सकता है। सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ लीवर, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। क्लास 1 लीवर में फलक्रम हमेशा बीच में होता है, क्लास 2 लीवर में आपका लोड हमेशा बीच में होता है, क्लास 3 लीवर में हमेशा इफर्ट बीच में होता है। तो इसको भी याद करने का तरीका क्या है? फ्ली, है ना, FLE, फ्ली। ये इसको याद करने का एक ट्रिपल एस है। ठीक है कि सर अगर मेरे को लीवर समझना है तो आपको एक ट्रिपल एस अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, दैट इज फ्ली, FLE, यानी फलक्रम, लोड एंड इफर्ट। तो अगर क्लास 1 लीवर है तो देखो फलक्रम बीच में है, क्लास 2 लीवर है तो बेटा देखो लोड जो है यहां पर वो बीच में होगा, आउटपुट का मतलब लोड होता है। और क्लास 3 लीवर अगर है तो यहां पर आप देखो इफर्ट जो है वो बीच में होगा, बाकी एक तरफ फलक्रम और एक तरफ जो है वो इफर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्ली, तो ये हो गया आपका क्या? फलक्रम, लोड एंड इफर्ट। क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में है, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में है और क्लास 3 लीवर में आपका इफर्ट जो है वो बीच में है। अब एक एक करके डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझ लीजिए। किसी भी लीवर का प्रिंसिपल सिंपल सा है कि भाई अगर मैंने इस तरीके से रखा है तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाए, जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा होगा लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट मल्टीप्लाइड बाई इफर्ट आर्म। ठीक है, यहां से मिला लोड डिवाइडेड बाई इफर्ट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। और आप सबको पता है लोड अपॉन इफर्ट को ही मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से जाना जाता है, राइट? तो यहां पर देखो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि सर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड अपॉन इफर्ट के बराबर है, विच इज इफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। ठीक है, अब क्लास 1 लीवर अगर है तो फलक्रम बीच में होगा, क्लास 2 लीवर अगर है तो लोड बीच में होगा, क्लास 3 लीवर है तो इफर्ट हमारा बीच में होगा। बीच में होने का मतलब यह नहीं है कि सेंटर पे होगा, इसीलिए आपको दिख रहा होगा देखो थोड़ा इधर की तरफ है, राइट? अब एक एक करके आ जाओ, डिस्कस करते हैं। जैसे क्लास 1 लीवर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे देखो यहां पर एग्जांपल्स है हमारे पास क्लास 1 लीवर के, है ना। इन एग्जांपल्स को पढ़िएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कहेगा सीजर है, सीजर कौन सी कैटेगरी का लीवर है? क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करो। फिलहाल यहां पर क्लास 1 लीवर है और क्लास 1 लीवर में मैंने आपको बताया कि जो फलक्रम होता है वो एग्जैक्टली मिड में या बीच में कहीं पर होता है ना। मिड की बात नहीं है, बीच में कहीं पर होता है। अगर ये बीच में कहीं पर है तो इसका मतलब जरा समझना क्या होगा, है ना।
मतलब इसका ये है कि ये जो एफर्ट आर्म है और ये जो लोड आर्म है, अब ये इसमें कुछ भी हो सकता है यार। अगर ये कहीं ना कहीं बीच में पड़ा हुआ है तो इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एफर्ट आर्म बड़ा हो, लोड आर्म छोटा हो, जैसा कि यहां दिखाया है। यही फलक्रम अगर यहां कहीं पर होगा बेटा, तो ये जो हमारा एफर्ट आर्म है वो छोटा हो जाएगा और ये जो लोड आर्म है वो बड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली मिड में रखा हो तो ये दोनों आर्म्स जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, राइट। ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। यही रीजन है यहां पर कि क्लास 1 लीवर जो होता है उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, दैट मे बी इक्वल टू 1, दैट मे बी ग्रेटर देन 1, दैट मे बी लेस देन 1। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी काम करता है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर के रूप में भी काम करता है, साथ ही साथ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के रूप में भी ये काम कर रहा होता है। ठीक है, फिर यहां पर अच्छा इस चीज को समझ जाना, इस चीज को सभी लोग समझ लेना कि अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर हो जाएगा तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, जिसको मैं लिख सकता हूं एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो बेटा ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो इट इज बिहेविंग एज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर ऐसा हो जाए कि सर ये हमारा एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इट इज बिहेविंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर ऐसा हो जाए कि नहीं सर एफर्ट आर्म छोटा है, लोड आर्म बड़ा है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो इट इज बिहेविंग एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो इस चीज को समझ जाइएगा कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और इसके लिए हमें चेक क्या करना है, हमें एफर्ट आर्म और लोड आर्म की लेंथ को देखना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लास 2 लीवर की बात करें बेटा, तो यहां पर जो लोड है वो हमेशा बीच में होगा, और ऐसे में देखो एफर्ट आर्म बड़ा होगा और जो लोड आर्म है वो हमेशा छोटा होगा। यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो दिस विल ऑलवेज बिहेव एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, लोड अपॉन एफर्ट, जिसको हम लिख सकते हैं एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। अब आप खुद ही चेक करो, अगर एफर्ट आर्म बड़ा है तो ये जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, एंड इट विल बिहेव एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, राइट। फिर यहां पर हमें क्लास 3 लीवर की बात बता रहे हैं, जिसमें एफर्ट जो है वो बेटा बीच में होता है। अगर एफर्ट बीच में होगा तो लोड आर्म बड़ा होगा। इसका मतलब इस बार जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 होगा, तो ये हमेशा हमारा स्पीड मल्टीप्लायर या फिर गेन इन स्पीड के रूप में ही यूज हो रहा होगा। आई होप सारी क्लैरिटी आपको पूरी की पूरी आ रही होगी। अब हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें भी ये लीवर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ह्यूमन बॉडी में क्लास 1 लीवर कहां है, तो आपकी खोपड़ी में, बीच में फलक्रम है, आगे की तरफ ये जो पार्ट है वो लोड है, और पीछे से आप इसको उठाने की कोशिश करते हैं यानी कि एफर्ट देते हैं। तो ये हमारा क्लास 1 लीवर हो गया। फिर क्लास 2 लीवर की बात करें तो आपके जो पंजे होते हैं पैरों के, है ना, उसको जब आप ऐसे उठते हो खुद को, है ना, आगे वाले इसके पॉइंट, इसके दम पे जब आप उठाते हो तो देखो फलक्रम यहां पर हो गया। इस बार क्या है, हमारा लोड बीच में हो गया और एफर्ट हम पीछे एड़ी से दे रहे होते हैं, राइट। लोड बीच में हो गया तो ये हमारा क्लास 2 लीवर कहलाता है। और सिमिलरली अगर मैं डंबल उठा रहा हूं, ऐसे डंबल उठा रहा हूं, तो देखो ये जो क्या है, ये हमारा क्या है, फलक्रम हो गया, लोड हमारा आगे हो गया, और यहां से मैं क्या दे रहा हूं, एफर्ट दे रहा हूं। तो अगर एफर्ट बीच में दिया जा रहा है तो ये क्लास 3 लीवर हो गया। तो आपकी अपनी बॉडी में भी तीनों टाइप के, तीनों कैटेगरी के ये जो लीवर्स हैं बेटा वो पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे सीधे सीधे पुली के बारे में। पुली के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। पुली में बेटा क्या है, ये एकदम सिंपल सा एक पुली है, एक तरफ लोड होगा और एक तरफ से अपन एफर्ट यहां पर दे रहे होंगे, ठीक है। जहां से लटकाया है ये फिक्स पॉइंट है तो इसको मैं फलक्रम बोल सकता हूं, एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है, तो ये क्लास 1 लीवर टाइप का बिहेवियर इसका शो हो रहा है। फिलहाल अगर मैं यहां पर देखूं किसी भी पुली के बारे में, देखो मैं एक डायग्राम यहां तुम्हें बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा, तुम भी ध्यान से बेटा समझना, तभी ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होगा। अगर ये एक पुली है जो कि इस पॉइंट से अपने सेंटर से लटकी हुई है, तो अब ये पुली तो फिक्स हो गई बेटा, ना तो पुली नीचे जा सकती ना तो ऊपर आ सकती। एक तरफ से यहां से हम लोग क्या लगाएंगे, एफर्ट, क्योंकि यहां पर एक बंदा है जो इसको खींच रहा है, लाइक दिस, है ना, ये यहां से इसको खींच रहा है, तो इसने यहां से क्या लगाया होगा, एफर्ट लगाया होगा, और यहां कहीं पर एक लोड हमने लटका रखा है, तो इसका जो वेट होता है वही हमारा लोड कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लोड कहलाता है। इस बॉडी का जो भी अपना वेट है वही इसका लोड कहलाता है। अब जरा समझो, रस्सी का नेचर ये है कि अच्छी खासी रस्सी रखी थी, आप उठा लाए, आपने पुली पे उसको लटका दिया, एक तरफ से खींच रहे हो एक तरफ से लोड लटका दिया, तो यार वो जो रस्सी है ना वो
टेंशन में आ जाएगी, है ना। तो किसी भी रस्सी में जब खिंचाव होता है, रस्सी में जब तनाव होता है, तो वहां पर टेंशन डेवलप हो जाता है। टेंशन उसका अपना इंटरनल फोर्स होता है जिसको कोई भी लेना नहीं चाहता। डेली लाइफ में भी कोई भी टेंशन लेना नहीं चाहता। किसी से भी पूछोगे भाई मेरा टेंशन तुम ले लो, कहेगा अबे जाओ तुम झेलो यार, मेरे जीवन में ऑलरेडी बहुत टेंशन है। कोई टेंशन लेना नहीं चाहता बेटा। तो हमेशा टेंशन को कैसा दिखाया जाएगा? बॉडी से दूर। हम भी कैसा दिखाएंगे? ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। अगर मैं इससे कहूं भाई तू टेंशन ले ले, कहेगा नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हमसे दूर ले जाओ। तो टेंशन इससे दूर। इस पुलिस से कहेंगे भाई तुम टेंशन ले लो, कहेगा नहीं नहीं हमसे भी दूर ले जाओ। इससे इस बंदे से बोलेंगे तुम ले लो, कहेगा नहीं नहीं हमसे भी दूर ले जाओ। पुलिस से बोलेंगे, कहेगा नहीं नहीं हमसे भी दूर ले जाओ। टेंशन कोई लेना नहीं चाहता, सब अपने से दूर भगाते हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है तो टेंशन लेना पड़ता है। तो उस मजबूरी की बात मैं आगे बताऊंगा आपको कभी, है ना। फिलहाल अभी इतना मान के चलो, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी हम लोग बनाते हैं, राइट। अब इस बात को आप समझना, देखो टेंशन ऊपर की तरफ है और इस बंदे ने नीचे की तरफ खींचा है। तो अगर आप केवल इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करोगे और आप कहोगे कि सर यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि जो टेंशन है वो एफर्ट के बराबर हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है कि सर ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर हो गया, तभी ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। तो ये टेंशन एफर्ट के बराबर हुआ। अब इतने पोर्शन को बेटा आप ऑब्जर्व करो, केवल इतने पोर्शन को आप ऑब्जर्व करो। इसको ऑब्जर्व करके आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यहां तो साफ दिख रहा है कि सर ये जो टेंशन है वो हमारा लोड के भी बराबर है। टेंशन जो है वो लोड के बराबर भी हो गया। वेट या लोड एक ही बात है, तो मैं एल लिख दे रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो रस्सी का यही टेंशन एफर्ट के बराबर था, रस्सी का यही टेंशन लोड के भी बराबर था। इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया? इसका मतलब सर ये जो लोड है और ये जो एफर्ट है सर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर लोड और एफर्ट एक दूसरे के बराबर हो गए तो आप सभी लोग समझते हो ऐसे में जो मैकेनिकल एडवांटेज है जो कि लोड अपॉन एफर्ट होता है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी रेशो जो कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड होता है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप इसको 1 मीटर खींचेंगे, मान लो इस बंदे ने रस्सी को 1 मीटर इधर खींचा तो ये 1 मीटर ऊपर आ जाएगा बेटा, है ना। तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों की वेलोसिटीज भी बराबर हो गई। यानी कि सर मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी यहां पर 1 के ही बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस डिस्कशन में मान के चल रहा हूं कि ये कैसी पुली है? ये आइडियल पुली है। मैं क्या मान के चल रहा हूं? ये एक आइडियल पुली है। सर आइडियल पुली का मतलब? आइडियल पुली का मतलब इसकी रस्सियों का कोई अपना मास नहीं है, ठीक है। इसके जो पुली है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। पुली का ये जो मास है इसको मैं नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूं। ये कहने का मतलब होता है आइडियल पुली का, ठीक है। ठीक है, इस तरह के डिस्कशन से अपने को यह पता चल गया कि सर अगर कोई भी एक सिंगल फिक्स्ड पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही 1 के बराबर होगा। दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सर 1 के बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं मूवेबल पुली ले लूं तो क्या होगा? अब बताइए सर ये मूवेबल पुली क्या होता है? मूवेबल पुली वो होता है बेटा जो मूव कर सके, जो ऊपर नीचे मूव कर सके। पिछली बार तुमने क्या किया था? तुमने सेंटर से लटकाया था। सेंटर से लटका दोगे तो अब वो पुली मूव नहीं कर पाएगा। यहां पर चेक करो, हमने सेंटर से नहीं लटकाया बेटा। यहां पर सीन कुछ ऐसा है, ये सीलिंग है, एक रस्सी जा रही है, ये पुली है, ये पुली है, ध्यान से देखो, और इधर की तरफ से वो बंदा खींच रहा है, यानी इफर्ट मैं इधर से दे रहा हूं, इफर्ट मैं इधर से दे रहा हूं, और यहां पर कोई ना कोई इंसान होगा जो इसको खींचने का काम कर रहा है, राइट। और जो लोड मैं लटकाऊंगा वो यहां पे लटकाऊंगा, ये लोड है, दिस इज लोड, दिस इज वेट, या आप जो समझो इसको आप लोड कह लो या वेट कह लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, फिर से वही बात आएगी। देखो एक कंसेप्ट है, एक रस्सी का टेंशन एक होता है। अगर एक इंसान है उसके अंदर अपना टेंशन होगा, है ना, तो उसका टेंशन उसकी पूरी बॉडी में सेम होगा। जैसे अगर मेरा टेंशन ये है कि यार मेरी जो क्या बोलते हैं महिला मित्र मेरे से बात नहीं कर रही है, तो टेंशन मेरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर पॉइंट पर एक ही टेंशन है, यार महिला मित्र बात नहीं कर रही है, राइट। तो एक रस्सी का एक टेंशन होता है, दूसरी रस्सी है तो टेंशन बदल गया। भाई मेरा टेंशन दूसरा है, हो सकता है तुम्हारा टेंशन ये हो कि यार मेरे एग्जाम पास में आ रहे हैं, ये कैसे होगा यार, कैसे पढ़ाई करेंगे। हालांकि मैं उल्टा बोल गया है,
हाँ, पहला वाला टेंशन तुम्हारा था, दूसरा वाला मेरा है कि यार बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, कैसे मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, समझने की बात है, हर पर्सन का अपना अपना बेटा टेंशन होता है, तो हर रस्सी का भी अपना अपना टेंशन होता है। हमने पुलिस से कहा भाई तू टेंशन ले ले, कह रहा नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हमसे टेंशन को दूर करो, हमसे टेंशन को दूर करो। ठीक, हमने इस वाली रस्सी से पूछा भाई तू टेंशन ले ले, कह रहा नहीं नहीं हमारा तो टेंशन भी अलग है, हम तो लेंगे ही नहीं। टी डैश इसने कहा, लोड ने कहा हमसे दूर करो, और पुली ने कहा हमसे भी दूर करो। टेंशन कोई लेना नहीं चाहता बेटा, है ना। और इसका अपना जो वेट है वो आप सबको पता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। मैंने इस बंदे से कहा भाई तू टेंशन ले ले, कह रहा नहीं नहीं हम भी नहीं लेंगे, हमसे भी दूर करो, तो इसने भी टेंशन अपने से दूर भगा दिया। ठीक है, टेंशन हर कोई अपने से दूर भगाना चाहता है। अब फिर से बेटा ऑब्जर्व करो, सबसे पहले केवल इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करो, आपको यह समझ में आएगा सर एफर्ट ऊपर है टेंशन नीचे है, तो इसका मतलब तो सर साफ है कि जो एफर्ट है वो अगेन सर टेंशन के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन सर यहां पर जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं केवल पुली को, तो सर एक चीज देखने को मिली, केवल पुली को बेटा ऑब्जर्व करो, केवल पुली को आप ऑब्जर्व करो, है ना, केवल पुली को आप ऑब्जर्व करो। ये कलर दिख रहा है, केवल पुली को, चलो ये कर देता है, केवल पुली को आप ऑब्जर्व करो, पता चलेगा सर टी ऊपर है, ये भी टी ऊपर है, और टी डैश जो है सर वो नीचे है। यानी कि ये पता चल गया कि सर ये जो टी डैश है वो हमारा 2t के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये हमको इस ग्रीन वाले बॉक्स से पता चला कि सर ऊपर का जो टेंशन है वो नीचे के टेंशन के बराबर है, तो ऊपर दो टेंशन है तो 2t हो गया, नीचे टी डैश है तो टी डैश हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बेटा बात करते हैं, इसके बारे में केवल इतने के बारे में बात करो। सर टी डैश जो है वो W के बराबर है, तो इनसे ये पता चल गया कि जो टी डैश है वो W के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब बेटा साफ साफ है, इक्वेशन 2 और 3 ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या पता चलेगा सर, टी डैश तो 2t के बराबर भी था, तो बेटा ये जो 2t है वो W के बराबर हो गया, और t जो है वो खुद एफर्ट के बराबर है, तो 2e जो है वो W यानी लोड के बराबर हो गया, तो इसको आप लोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफर्ट और लोड उल्टा कर दिया मैंने, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज भैया क्या होता है, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड की वैल्यू 2 टाइम्स एफर्ट है, डिवाइडेड बाय एफर्ट, कैंसिल आउट होगा। मैकेनिकल एडवांटेज बेटा इस बार कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम तैयार हो गया जिसका मैकेनिकल एडवांटेज पिछले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। पिछली बार मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था बेटा, 1 के बराबर आया था। यानी कि मैं जितना लोड दूंगा उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी 100 केजी का अगर ऑब्जेक्ट उठाना है तो तुमको लोड भी 100 केजी का ही लगाना पड़ेगा, है। तो सर क्या फायदा हुआ, कुछ खास तो नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो रहा है। यहां पर बेटा क्या है, यहां पर तुम्हें 100 केजी का अगर मास उठाना है तो केवल 50 किलोग्राम का एफर्ट देना पड़ेगा। फोर्स के टर्म्स में बताऊं, अगर 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट उठाना है तो केवल 50 न्यूटन का एफर्ट देना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 के बराबर है। ठीक है, आपको एफर्ट यहां कम देना पड़ेगा और जो लोड होगा वो ज्यादा उठ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट हो गया। अब दूसरा चीज का डिस्कशन करते हैं यहीं पर। ठीक है, आपको मैं देखो इन डिटेल समझा रहा हूं, तुम बस समझने की कोशिश करना, गारंटी ले रहा हूं बेटा तुमको मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, है ना। तुम खुद कमेंट करके बोलोगे सर इससे अच्छा पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। हालांकि आईसीएससी वालों को ज्यादा लोग पढ़ाते ही नहीं है ना, फिर भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इससे अच्छा कहीं नहीं मिला अभी तक। देखना देखना, ये जैसे कोई पुली है, इधर से बेटा मैंने एफर्ट लगाया था, ठीक है, और यहां पर मैंने जो है वो लोड लटका रखा था, लोड लटका रखा था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे को बस ये निकालना है कि वेलोसिटी रेशियो कितना है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लोड, यानी वी रेल, है ना। तो E अपॉन L आ गया, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसी को बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बात आई सर अगर मैं इसको सर 1 मीटर ऊपर उठा दूं तो ये कितना ऊपर उठेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 1 मीटर उठाओगे ये भी 1 मीटर उठ जाएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो ये पुली अभी यहां पर है, राइट, पुली यहां पर है। अगर मैं इस पुली को केवल 1 मीटर ऊपर उठा दूं, पुली को केवल 1 मीटर ऊपर उठा दूं, देखो पुली का ये जो सेंटर यहां था मैं उसको केवल 1 मीटर ऊपर लेकर आया हूं। कितना ऊपर लेकर आया हूं, 1 मीटर। अगर मैं इस पुली को 1 मीटर ऊपर लेकर के आऊंगा, जरा ध्यान से समझना, 1 मीटर इधर की रस्सी
और 1 मीटर इधर की रस्सी कहां जाएगी? आप सोचो, ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी बताओ कहां जाएगी? जब इस पुली को 1 मीटर ऊपर ले जाओगे, है ना, तो ये 1 मीटर रस्सी और ये 1 मीटर रस्सी कहां जाएगी? सोचना बेटा, ये 1 मीटर रस्सी और ये वाली 1 मीटर रस्सी कहां जाएगी? ऑब्वियस है सर, इधर ही चली जाएगी, इधर ही चली जाएगी, है ना। जब इसको 1 मीटर, पुली को 1 मीटर ऊपर उठाने पर ये जो एफर्ट है वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है। एफर्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट जो होगा वो 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुनो, अगर पुली को 1 मीटर ऊपर करेंगे तो 1 मीटर इधर का रस्सी, 1 मीटर इधर का रस्सी, सोचो कहां जाएगा? वो इधर ही तो जाएगा बेटा। अब अगर पुली 1 मीटर ऊपर आया तो ये भी 1 मीटर ऊपर आएगा, यानी कि जब ये लोड 1 मीटर ऊपर आता है तो ये जो एफर्ट है वो 2 मीटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो इस कंसेप्ट को। जब ये पुली 1 मीटर ऊपर जाती है तो 1 मीटर इधर की रस्सी और 1 मीटर इधर की रस्सी, सोचो कहां जाएगी? समझने की बस कोशिश करो यार, मैं तुम्हें खूब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब सोचो ये पुली अभी यहां था, अगर ये पुली यहां पर पहुंचा दूंगा मैं, पुली 1 मीटर ऊपर चला गया तो सोचो ये वाला रस्सी और ये वाला रस्सी बेटा कहां जाएगा? सोचो, तो ये ऐसा ही तो होगा भाई, इधर से रस्सी आएगी, पूरी घूमकर इधर चली जाएगी, तो कितनी इधर जाएगी? 2 मीटर इधर की तरफ चली जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि भाई व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर। और मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो आप कहेंगे 1 मीटर। मीटर मीटर कट गया, तो इससे क्या पता चला कि सर वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई भी एक सिंगल फिक्स्ड पुली होती है तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों 1 के बराबर होते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल मूवेबल पुली है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 हो गया और वेलोसिटी रेशियो भी 2 के बराबर हो गया। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना है? 2 के बराबर, और यहां से वेलोसिटी रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा? 2 के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आई सर, अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज 2 नहीं सर 10 चाहता हूं तो क्या करें? सर अगर मैं 4 मैकेनिकल एडवांटेज चाहता हूं तो क्या करें? देखो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ने से क्या होगा, हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, है ना। मान लो मेरे को 100 न्यूटन का कोई लोड उठाना है, हम चाहते हैं सर केवल हम 5 न्यूटन का एफर्ट दें और 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट उठ जाए। तो इस बार बेटा एफर्ट हमें कितना चाहिए जरा सोचो, इस बार हमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना चाहिए जरा सोचो। अगर आप चाहते हो 100 न्यूटन का लोड है, आप चाहते हो कि सर लोड हमारा 100 न्यूटन का उठ जाए और हमें जो एफर्ट देना है वो केवल और केवल 5 न्यूटन का देना पड़े, तो जरा सोचो मैकेनिकल एडवांटेज आप कितना चाहते हैं? आप चाहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज हो जाए 20 के बराबर, 20 के बराबर आप मैकेनिकल एडवांटेज करना चाहते हो। लेकिन अगर एक सिंगल फिक्स्ड पुली यूज करोगे तो केवल 1 आएगा मैकेनिकल एडवांटेज, सिंगल मूवेबल पुली यूज कर लोगे तो केवल 2 आएगा मैकेनिकल एडवांटेज, लेकिन आप तो 20 चाहते हैं। तो सर क्या करें अब बेटा मेरे को कॉम्बिनेशन ऑफ पुली करना पड़ेगा, हमें ढेर सारी पुलिस को कंबाइन करना पड़ेगा ताकि मैकेनिकल एडवांटेज उसका जो है वो बड़ा हो जाए। अब यहां पर सिस्टम देखो, यहां पर कह रहा है कि एक फिक्स्ड पुली है और बाकी जो है वो मूवेबल पुली है। कौन सी पुली फिक्स्ड है जरा ध्यान से देखना, ये वाली पुली देखो, यही है जो सेंटर से लटकी है, तो ये आपकी फिक्स्ड पुली हो गई, ये फिक्स्ड वाली हो गई। जबकि ये और ये तीनों कैसी है? मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली है, ये तीन की तीनों मूवेबल पुलीज यहां पर हो गई। तो ऐसे कंडीशन में जब आप पूरा डिराइव करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो 2 की पावर n आएगी, जहां पर n का मतलब क्या है? n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुली। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो निकालोगे तो वो भी 2 की पावर n आएगा, और ऐसे में जो हम इफिशियंसी मानकर चल रहे हैं वो 1 मान के चल रहे हैं, यानी कि हम इस सिस्टम को आइडियल मान के चल रहे हैं। बात यही सर ये डेरिवेशन हुआ कैसे, आया कहां से? इसको मैं आपको हिंट जरूर दे सकता हूं बेटा। जब तुम केवल इतने पोर्शन को कंसीडर करोगे, केवल इस वाले को, तो आप कहोगे सर T1 ऊपर है, T1 ऊपर है और लोड नीचे है, तो आप कहेंगे सर यहां से केवल इतने को देखकर यह पता चल रहा है कि जो 2T1 है सर वो लोड के बराबर है। 2T1 देखो, T1 प्लस T1 जो है वो लोड के बराबर है, ठीक है। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब अगला अगला देखो हम किसको लेंगे, अगला लेंगे हम इस वाली पुली को, केवल इस वाली पुली को। इस वाली पुली को जब तुम देखोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि सर T2 ऊपर है, यहां भी T2 ऊपर है, बट T1 सर नीचे की तरफ है। तो आप कहेंगे सर 2T2 जो है वो T1 के बराबर है, 2T2 जो है सर वो T1 के बराबर है, ठीक है। और जब तुम इस वाली पुली को कंसीडर करोगे तो तुम कहोगे 2T3 जो है सर वो T2 के बराबर है, 2T3 जो है सर वो T2 के बराबर है, ठीक है। और फिर जब तुम इसको कंसीडर करोगे तो तुम कहोगे सर T3 तो इफर्ट के बराबर है, तुम कहोगे सर ये जो T3 है ये तो सर इफर्ट के बराबर है। चेक करो, बस पुलिस को कंसीडर करो, इसको देखो इसके लिए आप इक्वेशन बनाओ, इसको देखो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, इसको देखो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, और इस वाली फिक्स्ड वाले को देखो तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ। अब ध्यान से चीजों को समझना, मेरे को बस क्या निकालना है, मुझे निकालना है लोड और एफर्ट का रेशियो। बेटा समझना क्या आएगा, समझना क्या आएगा, कैसे मैं निकालूं, है ना। लोड और एफर्ट, लोड जो है वो 2T1 है और जो एफर्ट है वो T3 के बराबर है। अच्छा चलो मैं निकालता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो हमारा लोड अपॉन एफर्ट के बराबर है। लोड जो है वो 2T1 के बराबर हो गया और जो हमारा एफर्ट है वो T3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये जो T1 है बेटा इसको मैं 2T2 लिख सकता हूं क्या, T1 को मैं 2T2 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर। ये जो T3 है, T3 जो है इसको मैं T2 अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर, T2 अपॉन 2 लिखा जा सकता है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, T1 को 2T2 लिख सकते हैं, यहां पर लिख दिया। T3 जो है उसको T2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। T2 से T2 कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 और ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा। ओवरऑल बोलो 2 की पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो 2 की पावर में 3 आया वो 3 क्या है, 3 का मतलब नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस है, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस है। अगर इस तरह की n पुलिस हो जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर में n, 2 की पावर में n। बिल्कुल उसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो का भी हम फॉर्मूला निकालते हैं और वो अगेन कितना आता है, 2 की पावर n के बराबर। वैसे भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपने निकाल लिया है तो वेलोसिटी रेशियो उसके बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि हम तो आइडियल ही मान के चल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से दोनों को इक्वल करना। अब इसके बाद एक अगला सिस्टम आता है जिसको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है कि सर व्हाट इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में बेटा 2 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, एक अपर ब्लॉक और एक लोअर ब्लॉक। अपर वाले ब्लॉक में फिक्स्ड पुलीज होती हैं, लोअर वाले में मूवेबल पुलीज होती हैं। ऐसे यहां पर देखो फिक्स्ड पुलीज है, यहां पर देखो मूवेबल वाली पुलीज है ना। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो फिक्स्ड पुलीज है या तो वो मूवेबल वाली पुलिस के बराबर होंगी, जैसे यहां भी 2 है यहां भी 2 है, या फिर ऐसा होगा कि फिक्स्ड वाली पुलिस ज्यादा है और मूवेबल वाली पुलिस कम है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो यहां लिखा है नंबर ऑफ पुलिस यूज्ड इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज आइदर इक्वल और 1 लेस देन द नंबर ऑफ द पुलिस इन द फिक्स्ड अपर ब्लॉक। ऊपर वाले अपर वाले ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुलिस हैं वो या तो नीचे वाले के बराबर होंगी या उससे एक ज्यादा ही होंगी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर जो है वो कम हो पुलिस और नीचे जो है वो पुलिस ज्यादा हो, यह पॉसिबल बेटा नहीं होता है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस को हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज ब्लॉक एंड टैकल। देखो ब्लॉक का मतलब ना इस पूरे को ब्लॉक बोलते हैं और टैकल रस्सियों को बोलते हैं। तो ढेर सारी पुलिस है और रस्सियों का एक अरेंजमेंट है, इसी को ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। अब सबसे पहले यहां पर सिस्टम देखो, कह रहा है यूजिंग सेवरल पुलिस इन द 2 ब्लॉक्स। अब यहां बात किया गया ऊपर 3 पुली है, नीचे जो है केवल 2 ही पुली है सर। अब जरा चेक करो, सबसे पहली चीज हमारा इंटरेस्ट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने में। कैसे निकालेंगे समझना। देखो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर रस्सियों को अरेंज किया गया है बस, और कुछ नहीं। देखो ये रस्सी थी जहां से मेरे को एफर्ट देना था, ये रस्सी इधर से बेटा पास हुई है, सबसे नीचे आई है, फिर यहां से ऐसे आई है, फिर इस वाली पुली से घूम गई है। ध्यान देना, इस वाली पुली से घूमी है, फिर नीचे आई है, इसी वाली पुली से घूम गई है ना, फिर इधर आई है, फिर इसी वाली पुली से घूम गई है और फिर जाकर इसको इसी से जोड़ दिया। चेक करो, ये सिस्टम है हमारा, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होगा जब तुम इसको उठाओगे, ये अपने आप नीचे आएगा, या जब तुम इधर से नीचे खींचोगे, एफर्ट लगाओगे, तो आपको पता है कि ये रस्सी क्योंकि इससे जुड़ी है तो ये अपने आप ऊपर आएगा। यही सिस्टम है ना। अब यहां पर समझना,
देखो, एक रस्सी ये है जिसमें टेंशन ऊपर है, दूसरी ये है जिसमें टेंशन ऊपर है, तीसरी ये है जिसमें टेंशन ऊपर है, चौथी ये है जिसमें टेंशन ऊपर है, और पांचवी ये है जिसमें टेंशन ऊपर है ना। तो ये 5 टेंशंस हैं जो किसको बैलेंस कर रहे हैं, लोड को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो लिखा है 5T जो है वो लोड के बराबर है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर भी तो टेंशन है। बेटा, इधर वाले टेंशन को इधर वाले इफर्ट ने बैलेंस कर दिया, वो तो खत्म है खेल, है ना। अब यहां से समझ में आया कि सर लोड जो है वो 5 टाइम्स टेंशन के बराबर है, और जो इफर्ट है सर वो टेंशन टी के बराबर है, राइट। तो यहां से हमने क्या निकाला, मैकेनिकल एडवांटेज जो कि लोड अपॉन इफर्ट होता है। लोड की वैल्यू 5T है, इफर्ट की वैल्यू T है, तो ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 5 के बराबर आ गया। यानी यहां से एक मैटर बड़ा क्लियर समझ में आया, सर अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 से ज्यादा करना है तो आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पर आना ही पड़ेगा। देखो, हमने 3 पुली ऊपर और 2 नीचे यूज की, टोटल कितनी पुली यूज की, 5 पुली यूज करने से मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 5। इसका मतलब अगर मेरे को 100 न्यूटन का कोई लोड उठाना है तो बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन का अब एफर्ट करने की जरूरत है। 100 न्यूटन का लोड उठाने के लिए केवल 20 न्यूटन का एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर 5 के बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगला हमारा सिस्टम आ गया जिसमें 2 ऊपर पुली है और 2 नीचे पुली है। ऐसे में अगर आप चेक करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम सिस्टम है। ये टेंशन ऊपर है, ये ऊपर है, इधर ऊपर है, ये भी ऊपर है। 4 टेंशंस ऊपर हैं जो कि लोड के बराबर है, और इफर्ट खुद टेंशन के बराबर है। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 4 के बराबर वैल्यूज निकलकर आ गई हैं यहां पर, राइट है। आई होप पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया हमारे नंबर ऑफ पुलीज के बराबर, टोटल जितनी पुली होंगी है ना उतने के बराबर। अगर आपने सोचो ऊपर 7 पुली की है, नीचे 6 पुली की है, तो अभी तुरंत कमेंट्स में बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना होने वाला है। ऊपर 7 पुली है और नीचे 6 पुली है, आप बताइए कि टोटल मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, कमेंट्स में बताओ, मैं चेक करूंगा, है ना। अब बात आई वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। भैया देखो, जितना मैकेनिकल एडवांटेज होता है आइडियल केस में उतना ही वेलोसिटी रेशियो भी होता है। तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी हमें n के बराबर ही मिलने वाली है। अब यहां पर एक चीज बता रहे हैं कि यार मैकेनिकल एडवांटेज इतना बढ़ रहा है, 100 न्यूटन की चीज उठाने के लिए केवल हमें 20 न्यूटन का काम करना पड़ रहा है, क्या इससे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता है? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा अभी भी फॉलो हो रहा है। कैसे? वर्क डन बाई एफर्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट, है ना। और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसका वैल्यू मिला है एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट तो n टाइम्स है, n टाइम्स है। क्यों? क्योंकि सर यहां तो मैकेनिकल एडवांटेज ही n टाइम्स था, वेलोसिटी रेशियो भी सर n टाइम्स था, क्योंकि बेटा वेलोसिटी रेशियो जो है जो कि n के बराबर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं एफर्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो n टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के बराबर हो जाएगा, है ना। तो d मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब यहां पर देखो सर लोड के केस में क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द लोड, यानी आउटपुट में क्या मिल रहा है अपने को, दैट इज लोड इनटू लोड आर्म, है ना। तो लोड है हमारा L के बराबर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को ही मैंने d माना था। यहां पर d का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, उसी के टर्म्स में कैलकुलेशन चल रहा है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो लोड तो खुद ही n टाइम्स एफर्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर यहां तो मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा n के बराबर था, मैकेनिकल एडवांटेज जो था वो भी तो n के बराबर था, दैट वाज लोड अपॉन एफर्ट। तो यहां से आप देखो आप लोड को लिख सकते हो n टाइम्स एफर्ट। तो टोटल वर्क इनपुट में आपने कितना दिया, NED, टोटल वर्क आउटपुट में क्या मिला, NED, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर वायलेट नहीं हुआ, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स जो था वो यहां पर वायलेट नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन को समझना। हेंस देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी का कोई भी गेन हुआ है ना तो एनर्जी का कोई भी लॉस हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द पुली ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफर्ट। बेटा अगर हम लोग ऐसा मान लें, जैसे अभी तक हम लोग आइडियल पुली मान रहे थे, आइडियल पुली का मतलब किसी भी पुली का कोई वेट हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, रस्सियों का भी कोई वेट हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। इस बार कह रहे हैं कि अगर मैं वेट कंसीडर कर लूं तो क्या होगा। सबसे पहली बात देखो, अगर तुमने वेट को कंसीडर कर लिया
तो भैया इफर्ट जो है वो तो टेंशन के मतलब बराबर रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। केवल इतने वाले पोर्शन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर टेंशन इफर्ट के बराबर है, कोई इफेक्ट इस पर नहीं है। बट इधर फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा सर? ये वाला जो टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन, यानी 4T को अभी तक हम वेट यानी लोड के बराबर कर रहे थे। अब क्या होगा, इस पुलीज का जो ये जो मूवेबल वाली जो, देखो ये तो फिक्स है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये जो मूवेबल वाली पुलीज है इनका तो वेट नीचे लगेगा बेटा, तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे n टाइम्स टेंशन जो है वो इस बार लोड प्लस वेट के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो मूवेबल वाली जो पुलीज है इनका वेट तो नीचे लगेगा, तो एक वेट यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट इज वेट ऑफ द मूवेबल पुलिस। मूवेबल वाली पुलिस का वेट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। यहां से लोड की वैल्यू देखो क्या आएगी, n टाइम्स टेंशन माइनस W इधर भेजेंगे, है ना, और n टाइम्स टेंशन को हम n टाइम्स इफर्ट भी लिख सकते हैं लाइक दिस। यहां से अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो लोड अपॉन इफर्ट आएगा। लोड की वैल्यू क्या थी, NT माइनस W, है ना, डिवाइडेड बाई इफर्ट। तो यहां से इंडिविजुअली आप जब डिवाइड करेंगे तो n माइनस W अपॉन E, दैट विल बिकम मैकेनिकल एडवांटेज। तो साफ साफ एक बात समझ में आ रही है, सर पहले मैकेनिकल एडवांटेज n के बराबर था, बट अभी वो मैकेनिकल एडवांटेज पहले से कुछ कम हो गया है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आप इन पुलिस के वेट को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रेशियो। आप अगर इसको खींचेंगे तो ये उतना ही ऊपर आएगा जितना पहले ऊपर आ रहा था। वेट से कोई मतलब यहां पर नहीं है। तो वेलोसिटी रेशियो वेट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो जरूर जो है फर्क पड़ता है, और आपकी इफिशियंसी भी यहां पर रिड्यूस हो जाएगी, बट वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। तो किसी भी आइडियल मशीन के केस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन किसी भी रियल मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज घट जाता है जबकि वेलोसिटी रेशियो उतना ही बड़ा रहता है। इसीलिए वेलोसिटी रेशियो बड़ा हो गया था मैकेनिकल एडवांटेज से किसी भी रियल मशीन में। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब आगे की बात करते हैं। यहां पर इफिशियंसी कैलकुलेट किया जो कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस W अपॉन NE बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस समझ लो इसके डेरिवेशन को, इसके मतलब को समझ लो कि अगर वेट को कंसीडर कर लिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में बेटा इफिशियंसी घट जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज भी घट जाएगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर की सारी चीजें। अब आ जाते हैं कुछ इस पर PYQs करते हैं। ये इसी बार के सैंपल पेपर में गिवन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द गिवन डायग्राम शोज मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक टैकल सिस्टम विद इफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, है ना। इफर्ट यहां पे कह रहा है, इस बार हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट नंबर ऑफ द पुली यूज्ड इन द फिक्स्ड ब्लॉक आर। भैया फिक्स्ड ब्लॉक में कितनी पुलीज हैं, ये तो एकदम बहुआ छाप हो गया। पहली पुली ये है जो कि फिक्स है, दूसरी ये है जो कि फिक्स है। ये दोनों तो आपके मूवेबल वाले हो गए, है ना। ये दोनों कैसे हो गए, दे आर मूवेबल पुलीज। तो फिक्स्ड वाली पुली में केवल 2 ही पुलीज हैं हमारे पास, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन। ये इस बार के सैंपल पेपर में आया क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमें सॉल्व करना है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड बिकॉज। कोई भी सिंगल फिक्स्ड पुली को हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एफर्ट कन्वीनियंटली। कोई भी जो सिंगल फिक्स्ड पुली होती है बेटा, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी 1 के बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो भी यहां पर 1 के बराबर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 होने का मतलब ही यही है कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगला क्वेश्चन हमारा देखो अगेन पूछा गया है, PYQ है एक, ठीक है। इसमें कह रहे हैं अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। एक फिक्स पुली है, उसने यूज किया। द मास ऑफ द बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 10 kg। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूंगी बेटा लोड कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 किलोग्राम के बराबर। लेकिन यार लोड तो वेट होता है ना, मतलब दैट इज फोर्स। तो इसको, इस किलोग्राम को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा। यानी कि आपको बेटा वेट निकालना है। वेट का मतलब होता है mg, या तो इसको लिखो 10 किलोग्राम फोर्स,
तो इसका मतलब भी वही है, 10 इंटू 10 कर देंगे तो 100 न्यूटन के बराबर क्या निकल आएगा, लोड निकल आएगा। कह रहा फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 200, यानी कि जो उस वुमेन ने फोर्स लगाया, यानी कि जो इफर्ट उसने दिया है वो इफर्ट हमारा 200 न्यूटन के बराबर है। कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। अब ये आंसर तो यार आप ही लोग देंगे, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आंसर आप ही लोग करो। अभी तुरंत कमेंट्स में लिख दो कि सर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, इनमें जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर अभी तुरंत कमेंट्स में सभी लोग बताओ, ठीक है। अब अगला है हमारे पास, कह रहे हैं लीवर विच कैन have mechanical advantage either less than 1 or more than 1 depending upon the position of fulcrum इज अ लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। पहला ऑर्डर का जो लीवर होता है उसमें फलक्रम बीच में होता है, लेकिन अगर फलक्रम की पोजीशन को इधर उधर कर दिया जाए तो उससे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगला एक आखिरी और क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो क्रेन है, ये क्रेन किस तरीके का सिस्टम होता है। तो मैं आपको बताऊं, क्रेन जो है वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस पर वर्क करता है। कोई भी क्रेन जो है वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पर ही बेस्ड होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपका होमवर्क क्या है, आप इस लेक्चर का बढ़िया से रिवीजन करिए, इस लेक्चर से अपना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। कोई भी टॉपिक बेटा छोड़ा नहीं है इस चैप्टर का, सारी चीजें कवर किया है, इन डेप्थ आपसे बात किया है। बस ये है कि आलतू फालतू बातें नहीं की हैं, जिसकी वजह से लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो मैंने कम रखा है। मेरा टारगेट यही है कि मैं लेक्चर के ड्यूरेशन को कम से कम रखूं ताकि बच्चों का टाइम सेव हो, और जब आपको रिवीजन करना हो तब आप इस क्वालिटी कंटेंट पर आए। खड़ाक से 45 मिनट में, 50 मिनट के अंदर आपने पूरे चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन कर लिया। ये मेरा टारगेट है इस सीरीज को लेकर कि आप बोर्ड एग्जाम के टाइम अगर उस दिन सुबह भी आपका मन हो कि यार लाओ एक बार सवेरे सवेरे रिवाइज कर ले, तो आप इस लेक्चर से रिवाइज कर पाए। ये सोचकर मैं इन लेक्चर्स को तैयार कर रहा हूं। तो आपको रिवीजन करना है, साथ ही साथ बेटा प्रैक्टिस करनी है, वो भी किसकी, PYQs की प्रैक्टिस करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर PYQs की आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहां पर मैं PYQs की फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सभी लोग जो है उसके थ्रू अपना रिवीजन कर सकें। बाकी इस स्लाइड में यही लिखा है कि SSS आर्मी अपने दिल की बातें बताना कमेंट्स में कि इस सीरीज से, इन लेक्चर्स को देखकर आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है ना, या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद है। व्हाटएवर जो भी आपको फील आता है उसको प्लीज डिटेल में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। मिलेंगे बेटा हम लोग अपने अगले लेक्चर में, यानी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।